नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूएसए और ईरान के बीच में जो डील है वो साइन हो गया, पीस डील साइन हो गया एक दिन पहले। अंदाजा था कि कल को साइन होगा, आज ही साइन हो गया। इसका मतलब है डेस्परेशन है दोनों साइड पे कि इस युद्ध को बंद करवाना है। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर चेहरे देखें आप दोनों साइड के, किसी के मुंह पे हंसी नहीं है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है थके हुए ये लोग हैं। और थके हुए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्ट का फ्यूनरल वो अब तय है। क्योंकि मैंने जब G7 को देखा तो G7 मर चुका है। ईरान की जो डील साइन हुई है उसकी डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई, क्योंकि दोनों साइड्स उस डील की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको बाहर निकालना नहीं चाहते। जब आएंगी तो उसको मैं डिटेल में उसको भी कवर करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन G7 के अंदर वहाँ पे क्या हुआ, G7 मर चुका है दोस्तों। यानी कि वेस्ट का फ्यूनरल वो अनाउंस हो गया जून 17 को फ्रांस के अंदर। ये वो है G7, जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशंस ये इकट्ठे होते हैं कुछ डिसाइड करने के लिए। लेकिन ये मीटिंग में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। दे लेफ्ट विद नथिंग। कोई जॉइंट, कोई कम्युनिक नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई यूनिफाइड विजन नहीं, और ना ही कोई ग्लोबल लीडरशिप आपको वहां पे दिखाई दी। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सिर्फ 6 सेपरेट स्टेटमेंट्स हैं जो बाहर निकली। किसके ऊपर? कैंसर, इबोला और इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। डिसीजन किसी के ऊपर नहीं लिया गया। यानी कि सारी दुनिया की जो मैटर्स हैं उसको डिस्कस किया गया, लेकिन जो एक्चुअली मुद्दे हैं उसको टच ही नहीं किया। तो यानी कि ये समिट नहीं था, ये ऑटोप्सी था एक मरे हुए आदमी का। उसके बाद ऑटोप्सी की जाती है देखने के लिए कि बीमारी कहाँ थी, तो इनके पूरी बॉडी में वो बीमारी दिखती है। लेकिन वहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, मैं वो बताता हूँ आपको कि भारत ने इनकी जो ग्रेव है, इनकी कबर के ऊपर डांस किया है मोदी जी ने। वो कैसे, पहले बताता हूँ इनकी गलतियाँ क्या थी और मोदी जी ने डांस कैसे किया। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची वो वहाँ पहुँची और उन्होंने आकर वहाँ पे एक प्लान दिया। प्लान ये था कि सारे मिलकर हम चाइना को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या बोला? G7 को बोला, सारी कंट्रीज को, कि एक काम करते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो चाइना ने जिसको कंट्रोल किया हुआ है इसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि चाइना अपने वेट के नीचे अपने आप दब के मर जाएगा। यानी कि चाइना का जो एक्सेस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर उसको बंद कर दिया जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है चाइना की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, चाइना अपने आप नीचे गिर जाएगा। 3 दिन वो धक्के खाती रही, सारे लोगों के पास भीख मांगी, प्लीड किया, प्रेशर किया, लेकिन यूरोप ने हिलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। कंप्लीट साइलेंस था, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अब ना तो किसने सपोर्ट किया, मैक्रोन ने, ना मर्ज ने, ना स्टामर ने। क्यों? उसका रीजन था कि चाइना 92% जो ग्लोबल रेयर अर्थ की रिफाइनिंग है उसको कंट्रोल करता है। यूरोप का जितने भी विंड टर्बाइंस हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री है, वो डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। जर्मनी की अगर 3 गाड़ियां बनाता है वो जर्मनी, उसमें से एक गाड़ी वो चाइना खरीदता है। 33% जर्मन कार्स सेल इन चाइना। तो फ्रांस है तो उसके जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, 100 बिलियन यूरोस का एक साल में धंधा करता है वो चाइना के मार्केट के अंदर। वो अपनी मार्केट को क्यों खराब करेंगे? जापान के लिए, क्योंकि जापान चाहता है कि भाई अगर चाइना डूबेगा तो जापान ऊपर निकलेगा। इसलिए जापान के प्रोग्राम को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आते हैं कि जो स्टेटमेंट था, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला, सो कॉल्ड 6 जो स्टेटमेंट्स निकले हैं उसके अंदर चाइना के ऊपर बड़ा ही दबा कर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये एम्बैरसिंग डॉक्यूमेंट है, मोस्ट एम्बैरसिंग इन G7 हिस्ट्री। वेस्टर्न पावर्स कितने दोगले हैं आपको इस डॉक्यूमेंट से पता लगेगा। पैराग्राफ 1 उस पर लिखा गया कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, हार्ड लाइन, उसकी इंडिपेंडेंस को हम टच नहीं होने देंगे। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी का दबदबा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी वन चाइना पॉलिसी कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया। ये हो गया पैराग्राफ 1। अब पैराग्राफ 2 देखिए आप, उस पर क्या है, कंप्लीट रिवर्सल। उसमें डाल दिया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको अगर रिकवर करना है या आगे लेके जाना है तो आप चाइना की पार्टिसिपेशन के बिना दुनिया को आगे नहीं लेके जा सकते। तो चाइना के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। लिटरली पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सेम डॉक्यूमेंट के अंदर। एक पैराग्राफ बोलता है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है, और दूसरे पैराग्राफ में बोला जाता है कि चाइना दुनिया का सबसे एसेंशियल कंट्री है। दोस्तों ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक कबर खुदी है G7 की। ये अब इररिलेवेंट एक ग्रुप बन चुका है।
जहां पर ये आपस में एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ वो मैच नहीं करते। इवन की जो सातों कंट्रीज हैं वो भी आपस में किसी भी चीज़ के ऊपर वो सहमति नहीं आती। अब यहां पर एक चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं। ये तो हो गया कि इनके कबर खुद के, वेस्ट वो अपने आप को टी अप कर रहा है, यानी कि दे आर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। जब वहां पर वो फाइट कर रहे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आंख में आंख डाल के बात भी करना नहीं चाहते, वहां पे मोदी जी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं आप सोने पे सुहागा, जहां पर हमने इनकी कबर पे डांस किया है। 13 सेपरेट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हमने साइन कर लिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ, मेजरली फ्रांस। हमने क्या किया, 2030 का भारत इनोवेशन का, जो भारत इनोवेट्स, उसका जो रोड मैप है वो हमने खड़ा कर लिया। यूपीआई डिजिटल पेमेंट को पूरा एक्सपैंड कर दिया पूरे फ्रांस के अंदर। जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टास्क फोर्स हमने क्रिएट कर लिया जॉइंटली बिटवीन भारत एंड फ्रांस। फिर जो डिफेंस की कॉपरेशन है उसको और हमने गहरा कर दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी की पार्टनरशिप, जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मैंने बात बताई थी, वो हमने शुरू कर दिया फॉर सिविलियन यूज। प्लस 8 और एग्रीमेंट हैं, क्लाइमेट है, स्पेस है, कल्चर है, एजुकेशन है, वो सारे के ऊपर भी हमने बात करनी शुरू कर दी या एग्रीमेंट्स हमने साइन कर लिए। G7 आर्ग्यू कर रहा है कि चाइना थ्रेट है कि एसेंशियल है, और वो एक सेंटेंस भी ढंग का वो लिख नहीं सकते। और मोदी जी वहां पर क्वाइटली अपनी अलायंसेस वो बनाते जा रहे हैं। मोदी जी ने बोला था हमारा क्या है, हम तो अपना झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। वही काम उन्होंने G7 में किया, झोला लेके गए, सब कुछ कलेक्ट किया और कलेक्ट करके वापस अपने घर को आ गए। दोस्तों ये 7th कंसेक्यूटिव G7 समिट है जो मोदी जी ने अटेंड करी है। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या है, यानी कि भारत अब एक आउटसाइडर नहीं रहा G7 के लिए। हम एक स्विंग स्टेट या किंग मेकर बन चुके हैं। आपको लगेगा बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भारत के लिए। एक तरफ तो हमें नकारा जा रहा है, हमें इंडो पैसिफिक में से बाहर निकाल दिया, और दूसरी तरफ से हमें किंग मेकर की तरह भी देखा जा रहा है। वैसे ही जैसे चाइना को थ्रेट भी देखते हैं और एसेंशियल भी देखते हैं, वही काम भारत के साथ भी है। इनका सिर्फ एक ही चीज़ है, कौन सी कंट्री से क्या फ़ायदा ले सकते हैं उसके ऊपर देखते हैं, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है वेस्टर्न पावर्स का। दोस्तों ये G7 ये वो पावर हैं जो डिसाइड करती थी कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए अपनी इनकी नज़र के हिसाब से, और आज ये अपना खुद का G7 उसको भी चला नहीं पा रहे। अब G7 को, मोदी जी को मालूम है G7 को भारत की ज़रूरत है, चाइना की ज़रूरत है। ये खुद जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये इरेलेवेंट बन चुके हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चाइना और भारत दोनों ने मिलकर जो ब्रिक्स है उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। 5 कंट्रीज थे 2024 से पहले जो ब्रिक्स के मेंबर थे, आज 11 हो चुके हैं, और ये 11 कंट्रीज ये रिप्रेजेंट करती हैं 47% ग्लोबल पॉपुलेशन को और 36% ग्लोबल जीडीपी को। G7 तो गिरती हुई इकोनॉमीज हैं, इनके घरों में स्यापे पड़े हुए हैं। इसलिए जो भारत के पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, इस साल की समिट होनी है न्यू दिल्ली में, वो भी सितंबर 12 और 13 को। इसलिए बोल रहा हूँ, हम भारत और चाइना दोनों मिलकर एक काउंटर वेट बनते जा रहे हैं G7 से। G7 जो एक सिंपल इशू के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाल नहीं सकता, वहां पे ब्रिक्स क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है इस बार न्यू दिल्ली के अंदर। एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को वो चेंज करके रख देगा, और उसके लिए हमने ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया। मोदी जी जो करके आए फ्रांस में, उससे पहले हमने 90% से ज़्यादा जो हमारा ट्रेड है रशिया के साथ ऑलरेडी रूबल इंडियन रुपी में हमने करना शुरू कर दिया। जहाँ पर ना स्विफ्ट है ना डॉलर है, पेट्रो रुपी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तभी हमें इंडो पैसिफिक से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आप वाट लगा रहे हैं वेस्टर्न पावर्स की। जैसे चाइना को मालूम है G7 उनके बिना कुछ नहीं कर सकता, वैसे मोदी जी को मालूम है ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। हमने भी पेट्रो रुपी यूएई रशिया सबके साथ हमने करना शुरू कर दिया। ऑयल हम रुपी में खरीदेंगे, और उसके बाद जो रुपया हमारे पास पड़ा होगा यूएई का या रशिया का, उससे इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वो बेचे जाएंगे। ना यूएसए ट्रेजरी में पैसा जाएगा, कुछ नहीं। दोस्तों ये थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे आंखों के सामने ये होना शुरू हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ, जो फ्यूनरल है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। जो G7 में सब बोल रहे हैं, ओ जी कैसे हाथ मिलाया, कैसे जफ्फी डाली, कैसे मिलोनी ने मोदी जी को बोला वी आर द मोस्ट पॉपुलर कपल ऑन इंस्टाग्राम। नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वेस्ट ने अपनी जो फ्यूनरल है उसको अनाउंस कर दिया कि इनका फ्यूनरल हो चुका है, ये कब्र में पहुंच चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बात करती है G7 की यूनिटी की,
लेकिन जो एक्चुअल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो डिसमेंटल हो चुका है। आप मार्क कर लीजिए जून 17, 2026 जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो ऑर्डर था जो अमेरिका ने बनाया था वो ऑफिशियली एंड हो चुका है। और G7 ये तो इनको लगता था कि हम पूरी दुनिया को चलाने वाले, डायरेक्शन देने वाले हम लोग हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर उस मीटिंग को ये स्टीयर नहीं कर सकते एक ढंग के कंक्लूजन के ऊपर, जहां पर चाइना के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है, रशिया के ऊपर कंसेंसस नहीं है, ना ही किसी और ढंग की चीज़ के ऊपर कंसेंसस हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो ईरान का और अमेरिका का जो युद्ध था वो बंद हो गया। मैंने अमेरिका और ईरान बोला है, इजराइल नहीं बोला। इजराइल ने अभी भी बोल दिया कि मैं ये युद्ध बंद नहीं करूंगा। उसने लेबनान को आज दोबारा से अटैक कर दिया है। तो अमेरिका और ईरान दोनों ने G7 से बाहर बैठकर, अंदर बैठे होते तो ये कंसेंसस भी होता नहीं। बाहर बैठकर दोनों ने साइन कर लिया। बस एक ही चीज़ है जिसके ऊपर एग्री किए हैं ईरान और ट्रंप, लेकिन G7 का मैन पार्ट नहीं है। G7 के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, वो ये है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं किए हैं और मीटिंग कैंसिल हो गई या ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये इंपीरियल टाइम का जो वर्ल्ड था वो चेंज हो गया है। और ये जो 6 पेज का जो प्रेस रिलीज है वो ये आई है कि कैंसर के ऊपर रिसर्च कैसे करनी है हमने सबने मिलकर। जो ग्लोबल साउथ है वो क्या कर रहा है, वो उल्टा काम कर रहा है। वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कि किस तरह से हमने अब दुनिया को आगे लेके चलना है। भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, ये सारे मिलकर अब प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हमने G7 से बाहर निकलकर दुनिया की बागडोर अपने हाथ में रखनी है। और हमें अब वॉशिंगटन से या ब्रसल से अब हमें परमिशन नहीं चाहिए कि हम क्या करेंगे, ना इनके लेक्चर चाहिए ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, और कहते हैं भाड़ में गई तुम्हारे ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी। दोस्तों, अब डील्स हम करेंगे, अपने पेमेंट सिस्टम के अंदर हम काम करेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी हम खुद डिसाइड करेंगे। इसलिए मोदी जी G7 में गए, नॉट इसलिए कि उनको जाने की ज़रूरत थी, ना हमने वहाँ पे जाके किसी चीज़ को डिमांड किया। हमने सिर्फ वहाँ गए क्योंकि 13 बायलैटरल डील्स हमने साइन करनी थी और हमने किसी से फाइट भी नहीं करी। और यही मास्टर स्ट्रोक होता है, यही आपस में लड़ते रहे और हमने अपना झोला भरा, अपने घर को वापस आ गए। दोस्तों, वेस्ट बिजी है फाइट करने के लिए कल्चर वॉर की, और हम बिजी हैं अपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। G7 में हमें इनवाइट किया गया एज अ पार्टनर कंट्री, जबकि हम G7 का मेंबर नहीं है। यानी कि वो यहाँ पे आ रहे थे ये सोचकर कि भारत के ऊपर कोई फेवर किया है। मोदी जी गए, अंडरस्टूड किया कि क्या वहाँ पे करना है, हमने फेवर उनको दिया है बाय शोइंग अप। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई कंसेंसस हुआ, वो एक ही चीज़ का था कि भारत और चाइना के बिना ये कुछ भी कर नहीं सकते वेस्टर्न पावर्स। और ये बोला किसने? फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड। कनाडा का जो प्रधानमंत्री है कार्ने, उसने बोला है कि G7 भारत और चाइना के बिना इररेलेवेंट है। दोस्तों, वी वॉकड अवे विद एवरीथिंग। जो ट्रंप है वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में एक डील साइन करनी थी, वो कर ली ईरान के साथ। हमने जो साइन करना था हमने कर लिया। जो वेस्ट है, वेस्ट रिफ्यूज़ करता है फेस करने के लिए कि उनकी कब्र खुद चुकी है। दे आर नॉट द इकोनॉमिक वेट व्हाट दे यूज्ड टू बी। ना डेमोग्राफिक वेट है, ना मॉरल अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं उनके पास। बस एक लेक्चर है कि हमने आपके ऊपर पहले राज किया हुआ, दैट्स ऑल। वर्ल्ड डज नॉट एग्री कि तुम रिच कंट्रीज हो, सो कॉल्ड, तुम्हारे पास कॉलोनियल एक हिस्ट्री है। नोबडी केयर्स एनी मोर। दोस्तों, हाफ ऑफ द जो प्लेनेट है वो ब्रिक्स के अंदर जीता है, G7 में नहीं रहता। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना भी बहुत बड़ी फोर्स है, और वो चाइना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर एक साल में बनाता है, यूरोप 100 सालों में वो चीज़ को बनाता है। यानी कि ये जो समिट था G7 का, उसने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि G7 ना तो चाइना के साथ लड़ सकता है ना भारत के साथ, और ये एक कॉमन मुद्दे के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। हाफ ऑफ देम वांटेड इकोनॉमिक वॉर विद चाइना एंड भारत, और बाकी का हाफ वो कहता था कि यार मैं ट्रेड करना चाहता हूँ चाइना के साथ क्योंकि मेरा सर्वाइवल उसी के साथ है। यानी कि G7 इज़ ओवर। ये यूनिपोलर वर्ल्ड इस मीटिंग में आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। जो सेंचुरी थी पूरी अमेरिका की वो ख़त्म हो गई है। यूरोप अभी भी इस डिल्यूजन के अंदर है कि वो दुनिया के ऊपर राज करते हैं। जो कंट्रीज़ हैं जैसे भारत है वो रॉ आर्किटेक्ट हैं। हम अपनी कंट्री का रूल्स खुद बना रहे हैं, और ये कंट्रीज वेस्ट की ये सहन नहीं कर सकती। तो क्योंकि 81 ईयर्स के पहले जो इन्होंने एक वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की कोशिश करी थी वो क्रम्बल हो चुका है।
इनकी आंखों के सामने। ये सहन नहीं कर रहे कि चाइना, भारत ये अपनी डिसीजंस ये खुद ले रहे हैं, इसलिए हमें इंडो पैसिफिक से बाहर निकाल दिया। की फ़र्क पड़ता है? आपने उसको पहले बोला था ये अमेरिकन पैसिफिक ओशन है, अब आपने बोलना शुरू कर दिया था उसके बाद इंडो पैसिफिक है, अब बोलना शुरू कर दिया कि ये तो अमेरिकन वापस हो गया। सानू की फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो काम करना था हमने कर लिया। दोस्तों, ये है रियलिटी ऑफ G7, ये है रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारा इंडियन मीडिया अभी भी G7 को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट दिखा रहा है कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया। रेलिवेंट G7 नहीं, रेलिवेंट अब ये है कि क्या ब्रिक्स G7 को रिप्लेस कर सकता है। एंड फॉर दैट वी हैव टू पे अ वेरी वेरी क्लोज अटेंशन ऑन सितंबर 12-13 को, जब ब्रिक्स की मीटिंग चेयरमैनशिप हमारे पास है, हम वहाँ पर इंट्रोड्यूस क्या करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि हम क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ये मेरा अंदाज़ा है, लेट्स सी व्हाट मोदी जी डज इन ब्रिक्स। और मेरा अपना मानना है कि मोदी जी इस बार कोई बहुत बड़ा बॉम्ब वो G7 में नहीं ब्रिक्स में वो गिरने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट ही डज। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।